नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। व्यक्तित्व निर्माण हर कोई चाहता है। ऐसा कहते हैं कि स्टाइल इज द मैन, यानी कि शैली ही व्यक्तित्व है। लेकिन ये जो शैली होती है, जो स्टाइल होता है, क्या वाकई में यही व्यक्तित्व है? ये वैसा वाला व्यक्तित्व तो नहीं है जो प्रोफेशनलिज्म में जाता है, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सीखते हैं। आपको चलना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, आपको खड़ा कैसे होना है। व्यक्तित्व क्या केवल इतनी ही बात से निरूपित होता है, या इसके बहुत सारे और आयाम हैं जिसका मुख्य संदर्भ निकलता है आध्यात्मिकता से? अब आध्यात्मिकता बेसिकली क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इसके शुरू होने के सोपान जो हैं वो क्या होते हैं, कब इसे शुरू होना चाहिए, कितना समय इसके लिए देना चाहिए? आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, धार्मिकता, बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तित्व निर्माण, इन सब में कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी पतली पतली धारा का अंतर होता है। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिकता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण। और इस बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर विषय पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ उपस्थित हैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं शारदा दीदी जी। आप ब्रह्म कुमारी शारदा जी, डायरेक्टर सब जोन अम्बावाड़ी अहमदाबाद, आप हमारे बीच प्रस्तुत हुई हैं, पधारी हैं और आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। शारदा दीदी, आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। नमस्कार दीदी। आध्यात्मिकता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण जो टर्म्स हैं, पर्टिकुलरली हम एक एक टर्म को अगर लेते हैं तो शायद इस विषय के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्तित्व निर्माण हमें करना है और आध्यात्मिकता के द्वारा करना है, तो आध्यात्मिकता के द्वारा ही व्यक्तित्व निर्माण क्यों संभव है? थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत अच्छा बात आपने कही। आज हर एक चाहता है मेरा व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो, प्रभावशाली हो, लेकिन वो व्यक्तित्व से ऐसा समझते हैं कि वो शायद बाहर की अपीयरेंस है। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, उनका उठना बैठना, चलना बोलना, लेकिन वास्तव में व्यक्तित्व का हमारे अंतर जगत के साथ में बहुत बहुत गहरा संबंध है। व्यक्तित्व एक्सटर्नल पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, वो हमारे बाह्य स्वरूप के द्वारा, हमारे चेहरे के द्वारा, हमारे हाव भाव के द्वारा व्यक्त होती हैं, हमारी वाणी के द्वारा व्यक्त होती हैं। कि उसके बोल, उसकी भाषा, उसकी चलन के ऊपर उसके अंदर की जो एक श्रेष्ठ संस्कृति है, जो उसके श्रेष्ठ संस्कार हैं, उसकी हम अनुभूति करते हैं। तो जो व्यक्ति के मन में चलता है, जो उसके सोच विचार हैं, वो उसका व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और आज प्रैक्टिकल में हम हर एक का जीवन देखते हैं, उनको सिर्फ बाह्य जगत ही दिखाई देता है। बाहर की इस भौतिकता की चकाचौंध के अंदर वो अपना स्वरूप अपने वस्त्रों के द्वारा, अपने मेकअप के द्वारा, आधुनिकता के द्वारा निर्माण करते हैं और सोचते हैं मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। या स्कूल कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ले लेते हैं, सोचते हैं हम बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन जो संस्कार हैं, जो स्वभाव हैं, जो आदतें हैं, वो आदतें व्यक्ति का सही व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हैं। और उसके लिए मैं समझती हूँ जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। इस पर मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका एक वाक्य स्मृति में आ रहा है कि एक बार आपने कहा था, जिस दिन धार्मिकता राजनीति से निकल जाएगी, उस दिन राजनीति मृत प्राय हो जाएगी। वो धार्मिकता कोई धर्म का वाचक नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम इंग्लिश में स्पेल आउट करते हैं तो उसमें 3 आई है। 2 आईज तो हम सबको हैं जो स्थूल नेत्र हैं, लेकिन तीसरी आई है थर्ड आई ऑफ विजडम, जो हमें आध्यात्मिकता से मिलती है,
जो हमारा तीसरा नेत्र खोलती है, जिससे हम अपने अंतर जगत को अपनी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में प्रत्यक्ष करते हैं, वही उसका सच्चा और वास्तविक स्वरूप है, व्यक्तित्व है। बहुत सुंदर दीदी, आपने जो वास्तविक स्वरूप की बात की है और आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जिक्र करते हुए इस बात को आगे बढ़ाया। जब आपने स्वभाव की बात की तो स्वभाव के साथ साथ में हम कई बार अभाव भी देखते हैं, प्रभाव भी देखते हैं। किसी के प्रभाव के चलते आप ऐसा होना चाहते हैं, जैसे बचपन में कोई छोटा सा बच्चा है, वो देखता है कि IAS ऑफिसर के पास में लाल बत्ती वाली गाड़ी है। हालांकि आजकल वो लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा सरकार ने रोक लगाया है। लेकिन एक क्रिकेटर है, एक फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक्टर है या पॉलिटिशियन है, वो जैसा देखता है वैसा बनना चाहता है, ये प्रभाव है। या फिर अगर वो अभाव में जीवन जी रहा है तो उसके अनुसार ये देखता है कि मेरे को इतना अभाव हुआ, मेरी अगली जनरेशन को ये अभाव नहीं करना पड़े, उसके लिए ये अभाव से, प्रभाव से किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रेरक व्यक्तित्व कौन होगा? हीरोज जो ग्लैमराइजेशन के माध्यम से हम तक आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट पर्सन, ये नहीं पता कि वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में कितनी समस्याओं से ग्रसित है। फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगी कि आज की जो डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन है, वो बाहर का ही व्यक्तित्व, ग्लैमरस दुनिया ही देख रही है और उसी के आधार पर उसकी सोच चलती है कि मुझे ऐसा बनना है। लेकिन क्या वास्तव में ये उसका वास्तविक स्वरूप है या ये उसकी एक्टिंग है? क्योंकि एक्टिंग के लिए उसे भिन्न भिन्न रूप अपनाने पड़ते हैं। चाहे वो अपने असली स्वभाव में शांत नहीं है, चीयरफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सत्यवादी नहीं है, लेकिन जब इस ग्लैमरस की दुनिया के अंदर आता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में दिखाता है कि मेरे जैसा ऑनेस्ट, मेरे जैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई नहीं है। लेकिन अगर हम उसके भीतर झांकने की कोशिश करते हैं तो उसका चरित्र चित्रण कुछ और ही दिखाई देता है। व्यक्ति आज जब अपनी पोजीशन पर है, स्टेटस पर है, तो उसका व्यवहार, उसके संबंध, उसके रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। परंतु जब आज उसके पास पोजीशन नहीं है, क्या उस समय भी उसके वो रिश्ते, उसका व्यवहार, उसका वो संबंध उतना ही श्रेष्ठ, उतना ही आदर्श, उतना ही औरों को मोटिवेट करने वाला, इंस्पिरेशन देने वाला होता है? दोनों में हमको महान अंतर दिखाई देता है। व्यक्ति चाहे पोजीशन पर है अथवा नहीं है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो सदा ही एक आकर्षण करने वाला होगा, एक दिव्य होगा, एक अलौकिक होगा। उसमें पोजीशन और स्टेटस की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पोजीशन और स्टेटस किन के लिए होता है, और अगर आपको इनर सर्कल का अपने निर्माण करना है, इनर इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना चाहिए, वो रास्ता, वो हाईवे क्या होगा। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ आध्यात्मिकता की बात कर सकते हैं दीदी, क्योंकि जैसा सुनते हैं हम लोग, द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर चीज़ में अभ्यास चाहिए। अभ्यास करने से पहले ये पता भी होना चाहिए कि अभ्यास कैसे करना है। हम सुनते ज़रूर आध्यात्मिकता के बारे में है, लेकिन स्कूल्स में छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षाओं में हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई गई है, सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का कोई विषय या संदर्भ पर्टिकुलरली होता नहीं है। तो शायद जो सिखाने वाला है, जो स्कूल में है, उसे भी नहीं पता, तो सिखाएंगे कैसे? हाउ टू प्रैक्टिस आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता एक विषय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता एक वैल्यूज़ प्रैक्टिकल में कैसे धारण की जाए, उसके लिए पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट ए सब्जेक्ट टू टीच, लेकिन वो स्वतः ही ग्रास्प करता है। इट इज़ टू बी लर्न, नॉट टू बी टॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस किस प्रकार से की जाए, मैं उस आध्यात्मिकता को एक मेडिटेशन का पुट देना चाहूँगी कि मेडिटेशन क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता से मेरा भाव कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग भेद से नहीं है। इट इज़ प्योरली स्पिरिट विच इज़ विद इन, आत्मा से संबंधित है। कि जब हम आत्म जागृति की बात कर रहे हैं, अंदर की अवेयरनेस की बात करते हैं, और वो अवेयरनेस हमको आध्यात्मिकता अपने वास्तविक रूप की पहचान कराती है कि मेरा असली स्वभाव, संस्कार, मेरी आदतें क्या हैं, जो रोज़ प्रतिदिन के डेली रूटीन में हम अनुभव करते हैं। जब व्यक्ति थोड़ा भी अशांत होता है, परिस्थितियों के कारण हलचल में आता है, अनसर्टिनिटी में चला जाता है, कहता है मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। वो कहीं बाहर हम पैसे से नहीं खरीद सकते। वो मुझे भौतिकता एक अल्पकाल के लिए अवश्य देगी, लेकिन सदा काल का मुझे अनुभव नहीं करा सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक 5 साल का बच्चा है, वो आपसे कहता है डैडी मुझे पैसे दो। आप कहते हैं बेटा क्या करना है, आपको जो चाहिए वो बताइए, हम बाज़ार से लाके देंगे। लेकिन बच्चा ज़िद करता है मुझे पैसा ही चाहिए। आप फिर भी उससे अधिक बुद्धिमान और समझदार हैं। आप उस 5 साल के बच्चे को मैक्सिमम 10 रुपीज़ देंगे, और 10 रुपीज़ देने के बाद आप उसको कहेंगे बेटा देखो, तुम ये लेके बाहर जाएगा तो गुम हो जाएगा, या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से छीन लेंगे। ये गोलक है, इस गोलक में डाल दो, जब आपको चाहिए आप इसमें से निकाल लेना। और बच्चा कन्विंस हो गया, उसने उसको गोलक में डाल दिया। दूसरे दिन अगेन वही स्टोरी उसने रिपीट की, आपने उसको दिया और गोलक में डलवा दिया। अब बच्चे की ये रोज़ की आदत हो गई, आपसे लेता है और गोलक में डाल देता है। वर्ष के अंत में वो बच्चा उस गोलक को खोलता है, कितना बड़ा ब्यूटीफुल बिग अमाउंट उसके पास होता है। इतना आप एक साथ उसको नहीं देते। दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ मेडिटेशन। दिन के 24 घंटे हैं, मान लीजिए हम 16 घंटे काम करते हैं। 1 घंटे में हम 1 मिनट निकालें, निकल सकता है, पॉसिबल है। 1 मिनट 1 घंटे में 16 घंटे के 16 मिनट। अब वो 1 मिनट मुझे क्या करना है, मुझे आई हैव टू बी विद माई सेल्फ, गो डीप इनसाइड, और अंदर जा कर के मैं अपने आप को, हमारा जो असली स्वरूप है, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस विचार में 1 मिनट के लिए खो जाइए। उसके बाद जब हम उससे बाहर निकलते हैं, आप अपने को एनर्जाइज फील करते हैं। आपके अंदर से एक अनहद खुशी का और एक अति खुशनुमा शांति का अनुभव होता है। हर घंटे में 1-1 मिनट हम ये करेंगे। 16 घंटे के 16 मिनट हुए। अभी मैं सोचूं 1-1 घंटे में 1-1 मिनट मुझे याद करना पड़ता है और साइलेंस करनी पड़ती है। मैं 16 घंटे एक साथ ही 16 मिनट एक साथ ही कर लूं तो क्या है। अभी डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है 1 घंटे में 1 टैबलेट लेनी है। आप सोचें कौन ले, 16 टैबलेट एक साथ ही ले लेता हूँ तो क्या रिजल्ट होगी। ठीक इसी प्रकार इसकी मेडिटेशन की वैल्यू कंटिन्यूटी है। हर घंटे में 1 मिनट की साइलेंस मेरे मन पर कम से कम 15 मिनट असर करेगी। मन शांत रहेगा, बैलेंस में रहेगा, पीसफुल रहेगा,
और 1 घंटे में अगर 15 मिनट भी उसको शांति का अनुभव रहा या माइंड बैलेंस रहा, तो 16 घंटे के 1-1 मिनट और 1 मिनट का 15 मिनट जी, टोटल कितना हो गया? 4 Exactly. घंटा। बिल्कुल। और मैंने क्या किया? 1 मिनट। ये 1 मिनट की साइलेंस व्यक्ति की टोटल पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसके संबंधों को, उसके रिश्तों को और उसके जीवन में जो एक उमंग और उत्साह है, एक जो शक्ति है, जो करेज है, जी। उससे वो उसको भर देगी, जो उसका व्यक्तित्व बहुत चमकदार और ब्राइट बना लेगा। एग्जैक्टली, यानी कि हम लोग अधोगति को नहीं बल्कि ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उसका अभिप्राय क्या हो सकता है, उसके बारे में शारदा दीदी ने हम सबको बताया है। संस्कृति और सभ्यता, कई बार हम सिविलाइजेशन और कल्चर को थोड़ा मिक्स कर देते हैं कि इट इज़ नॉट आर कल्चर, इट इज़ देयर कल्चर। अब ये जो दोनों में अंतर है, मूल अंतर, क्योंकि शब्दों में विभेद केवल भाषा के कारण से नहीं होता है, बल्कि उसका जो मूल अर्थ है, ग्रेन में और अन्न में, ये अपना अंतर होगा। रिलीजन और धर्म में भी अपना अंतर होगा। वैसे ही संस्कृति और सभ्यता का भी अंतर है। थोड़ा उस अंतर से क्या हम व्यक्तित्व निर्माण की तरफ कुछ सीख सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। संस्कृति, जो हमारे पूर्वज हैं, भारत की संस्कृति इतनी रिच है, जी। इतनी दृढ़ है, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, वो हमें सिखाता है सम्मान देना। Exactly. आज व्यक्ति का स्वभाव हो गया है लेना, वो देना भूल गया है। यहाँ तक कि आज अगर प्रकृति के तत्वों को भी हम देखते हैं ना, जी। तो वो भी देते हैं, हर तत्व हमको देता है। जी। जल अपना पानी खुद नहीं पीता है, Exactly. औरों की प्यास बुझाता है। वृक्ष है, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। सूर्य है, वो सोलार एनर्जी देता है, वो लेता नहीं है। जी। तो आज प्रकृति के तत्व भी देने के कारण से देवता कहलाते हैं। देवता अर्थात सदा देने वाला, दिव्य गुणों से, मूल्यों से संपन्न हमारी ये संस्कृति है। Exactly. सभ्यता है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, ये हमारी सभ्यता, जिसको हम एटिकेट्स कहते हैं, जी। मैनर्स कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तो आज ये दोनों को हमने पीछे छोड़ दिया है और आधुनिकता में जाने के कारण हर एक अपने आप को समझता है आई एम समथिंग। जी। और आई एम समथिंग होने के कारण ईगो क्लैश होता है, और ईगो क्लैश होने के कारण उसके अंदर जो विकृतियां आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हमारी वास्तव में संस्कृति और सभ्यता दोनों को नष्ट कर रहे हैं, हमारी नैतिकता को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे चरित्र निर्माण करने की बजाय वो चरित्र का हनन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल, सब में आज विकृति भर गई है। वो मधुरता नहीं रही, दृष्टि में वो सौम्यता नहीं रही है, व्यवहार में वो सरलता नहीं रही कि हम एक दो से सहयोगी बन करके, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलें, बजाय इसके एक दो के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावनाएं आ गई हैं। आपने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कही थी, मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कथन याद आता है, जब उन्होंने कहा कि हमारे वेद जो हैं वो चाहे लुप्त प्राय हो जाएं, देव भाषा संस्कृत कहीं पर नहीं रहे, वो काल कवलित हो जाए, लेकिन अगर हमारे ग्राम में लोक भाषा बोलने वाले 5 लोग भी हैं तो अभी सीता मैया की जो कथा है वो रहेगी। और जब तक वो है, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म को कोई हिला नहीं सकता। वो जो ग्राम में लोक देवता है, जो ग्रामीण है, जो लोक कथाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को बनाए रखे है, पढ़ा लिखा नहीं है, घर में उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अध्यात्म को वो भी समझ रहा है, उससे हम कैसे अध्यात्म को समझें सामान्य भाषा में और कैसे अपने व्यक्तित्व को निरूपित करें।
बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत की अधिकतर जनता गांव में निवास करती है, लेकिन गांव की वो जो संस्कृति में उसकी जो शुद्धता, उसकी जो पवित्रता उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, आज वो शहरों में हमें दिखाई नहीं देती है। वो चकाचौंध लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी सुबह से लेकर रात तक के जो रूटीन के अंदर व्यक्ति को स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेस हो जाता है, भाग दौड़ की उसकी ज़िंदगी है, वीकेंड में वो चाहता है मैं इस शहर के वातावरण से, शहर की ज़िंदगी से दूर कहीं फार्म हाउस में चला जाऊं, जहां खुली हवा हो। अंदर में उसको जो आकर्षण है, जो कशिश है, वो उसके लिए है, ना कि उस शहरी ज़िंदगी के लिए है। परंतु अपने आप को इस भौतिकता के युग में और भौतिक साधनों में उसने इतना अपने आप को डुबो दिया है कि पुनः उसको उस संस्कृति को स्वीकार करना, उस वातावरण को स्वीकार करना, वो अपना बिलो स्टेटस समझता है। और जब वो ऐसा समझता है और चाहते हुए भी वो फिर उसको नहीं कर सकता है, उसके लिए एक बात उसको अपनी बुद्धि में, स्मृति में बार बार दोहरानी पड़ेगी, मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। जो चाहिए उसको बार बार बुद्धि में रिवाइज करेगा तो उसके वो संस्कार, वो संस्कृति पुनः उसके अंदर आ जाएगी। जैसे पहले के समय में बच्चे उठते ही माता पिता सिखाते थे, माँ बाप के चरण छुओ, उनको नमस्कार करो। आज वो संस्कृति कहाँ है, आज वो सभ्यता कहाँ है, आज वो एटिकेट्स और मैनर्स नहीं है। पहले नाना नानी, दादा दादी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, शिक्षाप्रद, बिल्कुल, जिससे उनके जीवन के निर्माण में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनको बहुत मदद मिलती थी। आज उठते ही एक बड़ा अच्छा खिलौना सबके हाथ में है, दैट इज़ मोबाइल जी। उसके देखे बिगर उससे तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो वो मुझे क्या दे रहा है, मैं उसको यूज़ करने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन उसका जो मिस यूज़ हो रहा है वो आज टोटल व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र और नैतिकता को ख़त्म करता जा रहा है। इसके लिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन को बैलेंस करना सिखाती है। मुझे अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने घर को छोड़ना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता को उसके साथ लेकर के चलना है। हम सोचें जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, तब हम ये काम करेंगे। आध्यात्मिकता डजंट मीन कि बूढ़े होने के बाद करें। ये हमारे जीवन का एक अंग है जो हमारे जीवन को बैलेंस में रखता हुआ, जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में बहुत बहुत मददगार है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात आपने कही। आध्यात्मिकता इज नॉट द मैटर ऑफ रिटायरमेंट, कि आप 60 वर्ष के हो जाएंगे और आपके पास में आप समय बहुत रहेगा तब आप चले जाएंगे। किसी मंदिर में जाना है तो उस तरीके से जाइए जैसा सज धज के श्रृंगार करके आप किसी पार्टी में जाते हैं। हनुमान चालीसा में एक उक्ति आती है, हाथ भजौ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। वो ब्रह्मचारी हनुमान जी भी जब इतना श्रृंगारित रह करके अपना कार्य करते हैं और मंदिर में विराजे रहते हैं, तो उसी मंदिर में उन प्रभु के सामने हम यूं ही कैसे जा सकते हैं। कुछ सज धज के रहना, कुछ श्रृंगारित रहना, अपने मन को श्रृंगारित करके रखना। आपने जिन कथाओं की बात की थी, दुष्यंत शकुंतला की बात है, वैवाहिक जीवन की नल और दमयंती की बात है, इतनी सारी कथाएं हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन उस परिवार व्यवस्था को हमें लेके चलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता लगातार हमारे पास में आती चली जाएगी। शारदा दीदी, आप स्टूडियो में पधारी और बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चा आपने हमारे साथ में की। आपका बहुत धन्यवाद। शांति, शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।